ग्रेविटेशन की, ठीक है। देखो ग्रेविटेशन का मतलब क्या है, ग्रेविटेशन तभी आया जब न्यूटन आए। न्यूटन ने जब ग्रेविटेशन के बारे में बताया, न्यूटन ने ग्रेविटेशन के बारे में बताया, तभी हम ग्रेविटेशन को जान पाए। अब सर ग्रेविटेशन क्या होता है, सबसे पहले तो याद रखना ग्रेविटेशन फोर्स सबसे वीक फोर्स है, सबसे वीक फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। अब ग्रेविटेशन है क्या, धरती हमको खींचती है, जिस एक्सेलरेशन से हमको खींचती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेविटेशन, क्या बोलते हैं। अब न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन ने एक नियम दिया। न्यूटन बोला इस दुनिया में हर चीज जिसके अंदर मास है, हर वो चीज जिसके अंदर मास है, वो एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। हमेशा हमेशा और हमेशा क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, सही है। जिसके भी अंदर मास है वो हमेशा अट्रैक्ट करती है। अब न्यूटन के नियम के अकॉर्डिंग मान लो पंडित जी एक पार्क में गए, ठीक है, नेहरू पार्क में गए। नेहरू पार्क देखा है, नेहरू पार्क, ठीक है, हाँ। अब ये नेहरू पार्क में गए, अब ये मान लो घूरे जा रहे हैं, किसी को घूरे जा रहे हैं, बोले काहे घूर रहे हो, बोले तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारे और हमारे बीच में एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। बोले देखो तुम भी मास और हम भी मास, तो हम दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। तुम जितना दूर रहोगे फोर्स उतना कम रहेगा, इसलिए पास में रहोगे तो फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा, सही है। तो वही है, दुनिया में हर चीज़ के अंदर फोर्स लग रहा है, लेकिन वो फोर्स इतना कम होता है कि वो हमें पता नहीं चलता, ठीक है। इतना कम, मैंने कहा बिग फोर्स भाई, इतना कम फोर्स लगता है कि वो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे बीच में फोर्स लग रहा है। जैसे मैं कहूँ इस दरवाजे और मेरे में लग रहा होगा, लग रहा है, लग रहा है, ठीक है। अच्छा सूर्य और मेरे अंदर, मेरे बीच में लग रहा है, लग रहा है। दूर है तो क्या हो गया, दूर है तो कम लग रहा है, दूर है तो कम लग रहा है। हम धरती के पास में, इसलिए धरती हम पे ज़्यादा लगा रही है तो हमें पता चल रहा है, सही है, ये होता है। अब कितना फोर्स लगता है, न्यूटन ने देखो क्या बोला कि न्यूटन चच्चा बोले कि कितना फोर्स लगता है, ठीक है। न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशन। न्यूटन बोले एक मास अगर m1 है और एक मास क्या है, इनके बीच की दूरी क्या मान ली, r मान ली, इनके बीच की दूरी, तो हमेशा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। जो ये फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स लगेगा G m1 m2 अपॉन, सही है, जहां जो G का मान होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, ये होता है G का मान, ठीक है। दूसरी चीज सर, अगर मैं तुमसे ये कहूं यहां F1 ये F2, सबसे पहले अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, इसको वेक्टर फॉर्म में, तो यहां पर क्या है, ये अगर इसे 1 मानूं तो ये F1 किस पर लग रहा है, 1 पर, किसके कारण, तो F12। ये फोर्स की बात करूं किस पर लग रहा है, ये किसके कारण, तो क्या बोलूंगा F21। बात समझ में आ रही है, F21 ये फोर्स हो गया। अगर मैं इसमें कहूं कि F12 फोर्स कितना लग रहा होगा, तो G ऐसे ही रहेगा, मास m1 ऐसे ही m2, यहाँ पर अब ये दूरी है, जैसे यहाँ पर 1 2 है, ये यहाँ पर क्या है 1 2, यहाँ F में 1 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा R, और साथ में डायरेक्शन को दिखाने के लिए एक आ जाता है R12 कैप, R12। सर ये क्या होता था, ये होता है यूनिट वेक्टर। ये क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अगर मैं यूनिट वेक्टर को लिखना चाहूँ, देखो अगर मैं R12 वेक्टर को लिखना चाहूँ तो R12 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R, सही है। कैसे लिख सकते हैं, R12 किसके ऊपर, यहाँ सॉरी यहाँ स्क्वायर होगा बच्चों, ठीक है, R स्क्वायर है तो R स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सर फोर्स की बात करूँ F12 को, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ G m1 m2 R12 का स्क्वायर
और यहाँ पर आर कैप की जगह लिखूँ तो R12 अपॉन R12 का, सही है, ऐसे भी इसको लिख सकता हूँ। तो अगर अब मैं सर यहाँ पर देखा जाए, अगर यहाँ पर देखा जाए, देखो ये भी R12 है, ये भी क्या है, जब मॉड ले लूँगा तो ये भी इसमें बदल जाएगा, यानी कि G M1 M2 R12 अपॉन R12 का, ये तुम्हारा किस में हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में। किस में आ गया? अगर मैं इसी तरीके से यहाँ पर F12 है, अगर F21 को लिखूं तो लिखा ऐसे ही जाएगा M1, बस यहाँ पर R21 का Q हो जाएगा और यहाँ पर R21 का क्या हो जाएगा, वेक्टर। सही है, R21 का वेक्टर हो जाएगा। सही है सर जी। वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, जैसे देखो अगर R12 वेक्टर है तो मैं इसे लिख सकता हूँ R1 माइनस R2 का, सही है, R1 माइनस R2 का वेक्टर। अब एक बात देखो सर जी, चाहे मैं इस फोर्स की बात करूं चाहे मैं इस फोर्स की बात करूं, दोनों की दोनों फोर्स क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट, एक दूसरे के क्या हैं। तो मैं चाहूं तो ऐसे भी बता सकता हूं कि F12 बराबर तो होंगे लेकिन डायरेक्शन में कैसे होंगे, अपोजिट, तभी तो माइनस लगा दिया। अगर मैं बराबर करूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि दोनों के ऊपर क्या लगा दूं, मॉड। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहां मॉड लगाऊंगा तो ये भी किस में बदल जाएगा, प्लस में। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकता हूं, ये दोनों फोर्स क्या होते हैं, बराबर। अब एक बात बताओ, एक बात जरा सोचो, जैसे मान लो कि एक बस खड़ी है और तुम खड़े हो, तो बस में भी क्या है, तुम में भी क्या है, तो तुम दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा, तुम्हारे और बस के बीच में, तो G तुम्हारा मास, बस का मास बटे दोनों के बीच की, लेकिन कहां से दूरी, सेंटर ऑफ मास। कहां से दूरी, ये नहीं बस के पीछे कोने से कतई दूरी ले रहे हो तुम, नाप रहे हो अपनी, नहीं, जहां पर बस का सेंटर ऑफ मास है वहां से दूरी नापो। ये बात समझ में आ रही है, सही है। अब तुम मुझे बताओ सर, तो दूरी, तो मैंने कहा तुम्हारे और बस के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, तो तुम इससे बता दिए। अब मैं तुम कहूं तुम बस पर कितना फोर्स लगा रहे हो, इतना ही लगा रहे हो, बस तुम पर कितना फोर्स लगा रही है, इतना ही लगा रही है। ठीक है, क्योंकि दोनों मास की क्या होती है, गुणा होती है, दोनों मास की क्या हो रही है, गुणा। तो तुम जितना बस पर फोर्स लगा रहे हो बस भी तुम पर, बस अंतर यह है कि दोनों क्या लगा रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों क्या लगा रहे हो। मान लो तुम धरती पर खड़े हो, हम धरती पर खड़े हैं, हम धरती पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो G हमारा मास, धरती का मास बटे R²। अब बताओ मैं जमीन पर खड़ा हूं, कहां खड़ा हूं, जमीन पर, तो मेरे और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, R² को क्या लेंगे हम लोग, मेरे और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है, हाँ क्या है, 6400 किलोमीटर। कितनी है, क्योंकि पृथ्वी की कहां लोगे, सेंटर से, सेंटर पृथ्वी का कहां है, तुमसे 6400 किलोमीटर दूर, अरे बीच में है। मान लो ललो, अगर अर्थ पे कोई बंदा खड़ा है, लो अर्थ पे कोई तो यही दूरी तो ली जाएगी। मान लो अगर ये तुम खत्म मानो ये तुम खत्म मानो, अपना सेंटर ऑफ मास खत्म मानो, बहुत खत्म का मतलब बहुत कम, तो 6400 किलो उसका स्क्वायर करोगे, उसका क्या करोगे, तो वो तुम्हारा पता है क्या आएगा, वजन आएगा, mg, वो तुम्हारा क्या आएगा, सही है। तो तुम पृथ्वी पर कितना फोर्स लगा रहे हो, अपने वजन के बराबर, अगले बात करूंगा मैं। पृथ्वी हम पर कितना फोर्स लगा रही है, अपने उतना ही फोर्स लगा रही है, जितना हम पृथ्वी पर लगा रहे हैं उतना ही पृथ्वी कहां पर, किस पर लगा रही है, हम पर लगा रही है। समझ में आ रहा है, इक्वल और क्या लगाती है, अपोजिट। हाँ बोलो। एक चार्ज Q1 और एक चार्ज, दोनों के बीच की दूरी क्या मान ली, इन दोनों में आपस में फोर्स लग रहा होगा, रिपल्सन कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे, दोनों चार्ज सेम है, दोनों चार्ज क्या है, अरे ये भी पॉजिटिव ये भी, एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। सर एक दूसरे को रिपेल का मतलब है ये इसे इधर फोर्स लगा रहा है, ये इसे, सर जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, K Q1 Q2 अपॉन K की वैल्यू तुम जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, यहां पर चार्ज की जगह क्या है,
मास क्या है। लेकिन एक बात याद रखना, यहां पर अगर सेम चार्ज है, पहली बात तो मास कभी नेगेटिव नहीं होता, मास या तो जीरो होगा। जीरो किसका होता है बताओ लोग? फोटोन का। रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होता है? बाकी दुनिया में किसी भी चीज का मास जीरो नहीं होता। मास हमेशा और हमेशा पॉजिटिव ही होगा मास हमेशा, और मास हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, कभी रिपेल नहीं करते। ठीक है, फोर्स जो लगता है वो हमेशा Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर लगता है। ठीक है, अब एक बात समझो, G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G क्या होती है? अब एक बात सोचो, मैंने क्या किया, दो चार्ज लिए, ऐसे चार्ज लिए, उन चार्ज को, अभी ये चार्ज किसमें? हवा में, इनको उठा के पानी में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? बताओ। हवा में थे तो फोर्स लग रहा है F1, पानी में है तो फोर्स लग रहा है F2। दोनों बताओ, F1 बड़ा होगा, F2 बड़ा होगा, F1 छोटा होगा, F2 छोटा होगा, दोनों बराबर होंगे, क्या होगा? सही है। तो देखो, हमेशा याद रखो, जब तुम चार्ज को किसी मीडियम में डालते हो, चार्ज को किसी, पहले कौन से मीडियम में? हवा के मीडियम में। हवा के मीडियम में तो फोर्स तुम्हारा F लग रहा है। अगर तुम इनको किसी मीडियम में डाल दिए तो जो फोर्स लगेगा वो F अपॉन जो भी इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो लगेगा, अपॉन वो कर दो। ठीक है, जैसे मान लो पानी, किसी भी चीज में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, तो पहले से क्या हो जाएगा? 5 से भाग कर दो, 5 से, तो किसी मीडियम में जाने पर फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किसी भी मीडियम में ले जाओगे चार्ज को तो फोर्स क्या हो जाएगा? लेकिन मासिस को तुम कहीं ले जाओ, चाहे पानी में ले जाओ, चाहे हवा में ले जाओ, चाहे कहीं ले जाओ, फोर्स हमेशा यही लगेगा जो ये मीडियम पर डिपेंड। लेकिन चार्ज हैंगे, अगर चार्ज है, ठीक है, दो चार्ज को अगर तुम किसी और मीडियम में ले जाओगे तो वो मास पर डिपेंड कर जाएंगे, मास पर डिपेंड कर जाएंगे। ठीक है, सॉरी, मीडियम पे डिपेंड कर जाएंगे, तो वो मास। अभी मैंने पढ़ाया था, इससे पहले जो मैंने बताया था, कतई उसी की तरीका है। मान लो मेरे पास में एक मास क्या है? m1, एक मास क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी क्या मान ली? r12। ठीक है, ये दूरी क्या मान ली? मान लो ये दूरी r1 और ये दूरी, तो सर इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा? ठीक है, अब बताओ, चलो तुम बताओगे कितना फोर्स लग रहा होगा? G बोलो अपॉन r स्क्वायर। यहां पर क्या है? तो r12 का, साथ में r12 का कैप। अगर वेक्टर फॉर्म में देखोगे तभी तो कैप लगाए, सही है, तभी क्या लगा दिया? कैप। चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, Gm1 r12 का r12, क्या ऐसे भी लिख सकता हूं मैं? बोलो। ठीक है, या इससे पहले मैंने लिखा है उस टाइप से भी लिख सकते हो, या तुम अगर F12 है तो ठीक है, और तुम्हें पता है F12 किसके बराबर होगा? माइनस F। ये तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में लिया गया है, वेक्टर फॉर्म में मैंने ऐसे करके बताया है। अगर मैं तुमसे ये कहूं, जैसे बच्चे अभी मुझसे बोली कि सर मान लो मेरे पास में ये बैठी हुई है, तो ये बैठी है, तो इन पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं तुम पर। जैसे मैं भी मास हूँ, मुझसे आप पर लग रहा है, बोर्ड से आप पर लग रहा है, कुर्सी पर लग रहा है, टेबल पर लग रहा है, पंखे पर लग रहा है, सबसे मास लग रहा है। सन से सूर्य, चंद्रमा, तारे उरे सबसे लग रहा है फोर्स। कितने फोर्स लग रहे हैं? लग रहे हैं, लग रहे हैं। अगर मैं तुमसे ये कहूँ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे? मैंने कहा मान लो यहां पर एक फोर्स है m1, ठीक है, एक कोई दूसरा क्या है m3, m4, अच्छी परेशान है, इतने फोर्स लग रहे हैं, m5, यहां पर है मान लो mn, लगते लगते n फोर्स हो गए, ठीक है। अब सोचो इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा? सबसे पहले ये देखो, ये दूरी क्या कहलाएगी? ये 1 और 2,
यहाँ पर देखो ये क्या कहलाएगी 1 और 3, ये क्या कहलाएगी 1 और 4, ये क्या कहलाएगी 1 5, ये क्या कहलाएगी 1। अब मुझे बताओ, चलो बताओ, इन दोनों के बीच में इस पर लगेगा जो इसके कारण इस पर फोर्स लग रहा है, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर। आपस में आकर्षित तो करेंगे, अट्रैक्शन होगा ना, क्या होगा, इसके कारण ये इसे किधर खींचेगा, इधर, ये किसे किधर खींचेगा, ऐसी तो सबकी डायरेक्शन होगी, अगर मैं कहूं यहां पर फोर्स कितना लग रहा होगा तो आप बोली सर F, सर यहां कितना लग रहा होगा, ऐसे ही तो लग रहे होंगे। अगर मैं नेट फोर्स देखूं, नेट का मतलब है कुल फोर्स, ठीक है, तो F नेट क्या बोलोगी तुम, F12, F13, F14, F1, ऐसी तो बोलोगी, अब बताओ सर F12 कितना लग रहा होगा, तुम बोले G कितना है मास, दूसरा कितना मास है M अपॉन R12 का, यही तो हो गया, R12 का स्क्वायर, R12 का कैप। अब दूसरे के कारण देखो G M1 और मास दूसरा क्या है बोलो M3 अपॉन R13 का स्क्वायर, साथ में R13 का कैप। ऐसे जब ये चलता जाएगा तो लास्ट लगेगा GM1 MN R1N का, अरे यही तो लगेगा। अब देखो बच्चों, अगर मैं तुमसे कहूँ G ऐसे ही M1 ऐसे ही, देखो G M1 सब में कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ M2 R12 का कैप, R12 का स्क्वायर, M3 R13 का कैप, R13 का MN R1N का, सही है। ये कहलाएगा सुपरपोजिशन नेट फोर्स। ऐसे बहुत सारे फोर्स लग रहे होंगे ना, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है वो तुम्हारा इतना लग रहा है।